नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल्ली से धन्यवाद। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए जो स्टॉक मार्केट में जागरूकता रखते हैं एंड स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। आज बात करते हैं शेयर मार्केट के। तो शेयर मार्केट में लगभग देखा जाए तो 15 दिनों से काफ़ी हलचल है और उसके पीछे वजह है कहीं ना कहीं यूएस से जो ट्रम्प हर बार कुछ न कुछ इंडिया के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट खड़ा कर रहे हैं अभी मार्केट में। पहले तो उन्होंने टैरिफ लगाया, और टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि भारत सरकार रसिया से ऑयल ट्रेड करती है, ऑयल खरीदती है, इसके वजह से उन्होंने टैक्स लगाया जो कि 50% का था। एंड अभी उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए कि उन्होंने H1B वीज़ा, जो कि एक तरह की हायर स्किल्ड के लिए H1B वीज़ा इशू करती है यूएस गवर्नमेंट। इंडिया में जैसे मान लीजिए TCS, विप्रो, इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट जैसे दिग्गज IT कंपनी जो अमेरिका में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक H1B वीज़ा इशू करती है यूएस गवर्नमेंट, एंड TCS और विप्रो जैसी IT कंपनी उसके लिए अप्लाई करती है। तो जो पहले एक एम्प्लॉय के ऊपर 1 से 6 लाख रुपए तक की खर्च आती थी, उस पर कहीं ना कहीं अब 88 लाख रुपीज़ यानी 88 लाख इंडियन रुपीज़ लगेंगे, जो कि अभी उन्होंने बताया कि 1 लाख US$ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यूएस गवर्नमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये अच्छी है, बट अगर इंडियन गवर्नमेंट की नज़रिए से देखा जाए तो गलत है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यूएस की गवर्नमेंट जो कि नहीं चाहती कि हमारे यहाँ अमेरिकन पीपल को छोड़ के और अदर कंट्री से कोई बंदा काम करने के लिए आए और उन्हें हायर सैलरी मिले और अमेरिकन पीपल को ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे एक वजह मान रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई, इंडिया से कोई बंदा जाता है वहाँ पे और 50,000 रुपये के सैलरी पे काम करता है, और वही अमेरिकन पीपल को अगर वो हायर करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जाती है, तो इंडियन या अदर कंट्री के ही लोगों को प्रीफर करेंगे। तो इसी के वजह से H1B वीज़ा को भी इसी तरह से कंसीडर किया गया और उन्होंने उसके ऊपर लगभग 88 लाख रुपए के आसपास अब H1B वीज़ा को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो भी उसके ऊपर लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे, जिससे होगा ये कि हायर स्किल्ड जो कि अमेरिका में नहीं होंगे, तो वैसे ही एम्प्लॉय को वहाँ पे बुलाए जाएंगे। और कोई भी कंपनी इतने चार्जेस क्यों पे करेगी? ये हो सकता है कि अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, इसके पीछे ये एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि उन्होंने H1B वीज़ा के लिए इतने सारे तरह के उन्होंने कहीं ना कहीं हाइक बढ़ाए हैं, तो उनसे उनको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्रिस्टोफर वुड, जो कि जेफरी ब्रोकरेज फर्म जेफरी, जो कि क्रिस्टोफर वुड ने वहाँ बताया है कि किस तरह से इंडिया में IT के जो सेक्टर है वो लगभग अब ओवर हो चुके हैं। इसमें जो रिटर्न जनरेट करना था वो इन्वेस्टर ने जनरेट कर लिया, बट अभी और भी ऐसे बहुत सेक्टर है जिसमें चांसेस है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में इसके जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होंगे, एंड इसमें इन्वेस्टर चाहे तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं बजाय कि इंडियन IT सेक्टर में। हालांकि पिछले 15 सालों से अगर बात की जाए तो इंडियन IT सेक्टर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, बट जेफरी के अनुसार ये लगभग IT के सेक्टर अभी समाप्त होने के कगार पे है, एंड जो कि अब AI यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जगह ले लेंगे। तो बात की जाए तो जेफरी ने और भी बताया कि अब यहाँ से जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट के सेक्टर में हो सकते हैं, बट एक और भी सबसे बड़ी फैक्टर है वो है कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM जो कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। लगभग 76,000 करोड़ रुपए जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो इंडियन कंपनी काम करने वाली है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा मिलने वाली है। एंड गवर्नमेंट और भी लगभग 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करेगी उसके जो प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे वो 50% इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बूम करेगी और इन्वेस्टर को यहाँ से रिटर्न ज़्यादा जनरेट होने की संभावना है।
तो आज बात करेंगे 5 ऐसे सेमीकंडक्टर स्टॉक को जो आने वाले भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल के कहीं न कहीं चांसेस है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि वो कौन से हैं 5 सेमीकंडक्टर के स्टॉक जिसे आप रडार पे रख सकते हैं एंड हो सके तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक मोसिप चेक टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एंड थर्ड कंपनी की बात की जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, फोर्थ कंपनी की बात की जाए तो एसएम टेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ कंपनी की बात की जाए तो केन्स टेक्नोलॉजी, जिसमें पोटेंशियल काफ़ी है एंड आने वाले कुछ समय में केन्स टेक्नोलॉजी ने हालांकि इसने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर को। बहुत जल्द अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल से रिटर्न दिए हैं तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों देख सकते हैं लगभग ये कंपनी, अभी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 1,09,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये छोटी भी कंपनी से नहीं समझ सकते, लगभग मीडियम साइज की कंपनी है ये। तो इसमें रिटर्न के भी चांसेस है कि ये अच्छे रिटर्न देंगे। करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 18,000 रुपये के आसपास इसके अभी शेयर की वैल्यू है। एंड दूसरी बात की जाए ROE रिटर्न और इक्विटी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है लगभग 32.8%। तो ये सारे जो रेशियो है दोस्तों, ये सब चीज़ पे आपका फोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 29% ही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है, क्योंकि अगर आइडियल प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग वो 50% के आसपास होती है। बट बहुत ऐसे इंडिया में ऐसे भी कंपनी है जैसे HDFC बैंक हो दोस्तों, आप ले लीजिए HDFC बैंक हो गए। और दूसरी बात की जाए तो जैसे और भी बहुत सेक्टर है जिसमें लगभग उसमें 22 या 23% के आसपास ही प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो क्या वो स्टॉक खराब है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे ही। अब दूसरी जो मेजर एंड इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपको स्टॉक में क्या किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे और मैं बात करूँ थोड़ा तो बैलेंस शीट तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक कंपनी को परचेज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म में कैपिटल या रिटर्न जनरेट करना है। शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी उतने अच्छे से रिटर्न जनरेट करके नहीं देती। आपके जो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए वो लगभग 3 से 5 सालों के लिए होना चाहिए। 3 से 5 सालों के लिए अगर आपका प्रोस्पेक्टस है तो कंपनी अच्छी रिटर्न जनरेट करके देती है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको CAGR मिलती है, जो कि CAGR जो होता है ना दोस्तों, वहीं से ही आपका रिटर्न अच्छे जनरेट होता है। और CAGR की बात की जाए तो ये कंपनी का मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप। लगभग ये 3 साल में देखिए तो लगभग 62% के आसपास इसने लगभग CAGR दिया है। 1 ईयर में 30% है एंड 5 ईयर में 60% के आसपास CAGR दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10 ईयर में 42% है, 5 ईयर में 55% है, 3 ईयर में 54% है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि कंपनी में अच्छी खासी स्कोप है और वहाँ से इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बोरोइंग यानी कर्ज दिखती है। मार्च 2024 में 489 करोड़ कर्ज थी, जो कि मार्च 2025 में 672 करोड़ कर्ज हो गई। तो कंपनी के ऊपर लगभग ये देखा जाए तो कर्ज धीरे धीरे कंपनी के ऊपर बढ़ रही है। लेकिन रिजर्व्स है क्या, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं क्या उसके मुकाबले? तो जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2021 में 726, मार्च 2022 में 985, मार्च 2023 में 1273, मार्च 2024 में 1683, लगभग अभी 3000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। रिजर्व्स क्या होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करती है तो रिजर्व्स के और कैश फ्लो के ऊपर ही करती है कि उस कंपनी के पास कैश फ्लो कितनी है एंड रिजर्व्स कितनी है, उसके आधार पे ही आपको डिविडेंड दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको पहला तो आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस आने के बाद आपको क्या होता है कि उस कंपनी के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से हमारा रिटर्न यहाँ से जनरेट हो सकते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे देखना है आपको कि सेल्स, यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स। तो सेल्स कंपनी कितनी कर रही है, 45,000 करोड़ यानी 45,116 करोड़ रुपए का सेल्स करने के लिए एक कंपनी को खर्च करनी पड़ती है 43,374 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये जो इसमें से इसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1742 है यानी 4% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% 18% से अच्छी मानी जाती है, बट इस कंपनी का 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट हालांकि इन्होंने रिटर्न अच्छे जनरेट करके दिए हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात की जाए तो 3 ईयर में 60% के आसपास है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चलती है कि आप अगर इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहे तो रिटर्न के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट